हाय फ्रेंड्स, एनईपी की क्लास में आपका स्वागत है। अगली क्लास हम लेके आए हैं, चैप्टर 8 है इसमें। ठीक है, इसमें हम अध्ययन करेंगे स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यानयन के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये हमारे लिए जो हेल्पफुल होगा। ईएमआरएस में तो सिलेबस दिया हुआ है एनईपी का, तो और एग्जाम में भी एनईपी क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो उसमें एनईपी पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि जहाँ सिलेबस दिया हो वहीं पर आए, क्योंकि एनईपी एक थॉट है, एक प्रोसेस है, जो चीज़ें लाई गई हैं देश को शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए। तो किसी में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हेल्पफुल हो सकता है, खासकर एनबीएस, केवीएस और ईएमआरएस के लिए। और जो डी का होता है उसमें भी हेल्पफुल होगा। तो हम शुरू करते हैं अगला पीरियड। अभी 10 में से 10 नंबर लाने के लिए हमारा ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो पॉइंट क्या कह रहा है कि स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रमाणन करना है। ठीक है, लक्ष्य क्या है इसका? तो स्कूली शिक्षा नियामक प्रणाली का लक्ष्य शिक्षण परिणामों में लगातार सुधार करना, इसलिए लक्ष्य में रखा गया था इसका। बाधा रहित प्रणाली क्या थी जिस पर यह बाधा नहीं पहुंचेगी? तो पहला है कि स्कूल के नवाचार सीमित दायरे में नहीं रखेगी, यानी कि जो स्कूली के लिए मानक निर्धारण और प्रमाणन किया गया वो बाधा नहीं पहुंचाएगी। किसमें? स्कूलों के नवाचार करने में या मूल्यांकन पद्धति बाधा नहीं पहुंचाएगी। दूसरा, शिक्षकों, विद्यार्थियों और छात्रों के उत्साह और हिम्मत में भी यह बाधा नहीं पहुंचाएगी जो मूल्यांकन प्रक्रिया किया जाएगा। ठीक। दूसरा है कि वर्तमान नियामक व्यवस्था की समस्या। वर्तमान मानक नियामक जो है उसकी समस्या क्या है? तो एकल निकाय की समस्या इसमें देखने को मिलती है। क्या है एकल निकाय की समस्या? वर्तमान में स्कूली शिक्षण प्रणाली में सार्वजनिक शिक्षा के प्रावधान, समस्त शैक्षिक संस्थान के नियमन और नीतियों के निर्माण संबंधित कार्यों को एकल निकाय द्वारा संपन्न किया जाता है। और इस एकल निकाय में क्या क्या शामिल है? स्कूली शिक्षा विभाग या इसके अंग शामिल हैं। ठीक है। परिणाम क्या होंगे एकल निकाय की समस्या के? कि इसका परिणाम शक्ति के अत्यधिक केंद्रीयकरण और हितों के टकराव के रूप में सामने आता है। अन्य समस्या क्या होती है? यह स्कूली प्रणाली के अप्रभावी प्रबंधन के रूप में भी सामने आता है। कारण एकल निकाय प्रावधान जो है वर्तमान समय में, उसका कारण क्या है? कि शिक्षा प्रावधानों से संबंधित प्रयास स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक रूप से निभाई जाने वाली विनियमन और अन्य भूमिकाओं के कारण अक्सर अपनी दिशा में भटक जाती है। नियंत्रण न होना। वर्तमान नियामक व्यवस्था इस पर नियंत्रण नहीं कर सकी है। निजी स्कूलों द्वारा हो रहे शिक्षकों का व्यावसायीकरण या व्यापारीकरण जैसे गुलाम के किस्से सामने आना और अभिभावकों को आर्थिक शोषण पर रखना। हतोत्साहन में क्या करता है? कि वर्तमान नियामक व्यवस्था जो है अनजाने में सर्वाधिक हित के लिए समर्पित निजी परोपकारी स्कूलों को हतोत्साहित करती है। विषमता। सार्वजनिक और निजी स्कूलों के बीच आवश्यक नियामक दृष्टिकोण में बहुत अधिक विषमता रही है। दोनों का लक्ष्य क्या है? कि इन दोनों स्कूलों का लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना होना चाहिए। किसका? निजी और सार्वजनिक स्कूलों का। एनईपी के प्रमुख सिद्धांत और सिफारिशें क्या हैं? पहला, स्कूली शिक्षा विभाग। स्कूली शिक्षा विभाग को शॉर्ट में क्या कहते हैं? एसईडी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसईडी, स्कूली एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्कूल शिक्षा विभाग स्कूल शिक्षा में सर्वोच्चतम राज्य स्तरीय निकाय है। स्कूली शिक्षा विभाग किस में सर्वोच्चतम राज्य स्तरीय निकाय है? तो स्कूली शिक्षा में सर्वोच्च राज्य स्तरीय निकाय है कौन सा? स्कूली शिक्षा विभाग। यानी स्टेट लेवल पे अगर बात करें कि स्टेट लेवल पे सर्वोच्च राज्य स्तरीय निकाय कौन सा है, तो स्कूली शिक्षा विभाग है। सिफारिशें क्या है स्कूली शिक्षा विभाग की? तो यह सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए समस्त निगरानी और नीति निर्धारण के लिए जिम्मेदार होगा। दूसरा, यह सार्वजनिक स्कूलों के सुधार पर ध्यान केंद्रित करने और हितों के टकराव को कम करने के लिए स्कूलों के प्रावधान और संचालन स्कूलों के विनियमन में शामिल नहीं होगा। यहाँ ध्यान देना है कि सार्वजनिक स्कूलों के सुधार पर ध्यान केंद्रित करने और हितों के टकराव को कम करने के लिए स्कूलों के प्रावधान और संचालन या स्कूलों के विनियमन में शामिल नहीं होगा। जिम्मेदार किसके लिए होगा? तो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए समस्त निगरानी और नीति निर्धारण के लिए जिम्मेदार होगा। लेकिन शामिल नहीं होगा तो किसमें शामिल नहीं होगा? तो सार्वजनिक स्कूलों के सुधार पर ध्यान केंद्रित करने और हितों के टकराव को कम करने के लिए स्कूलों के प्रावधान और संचालन या स्कूलों के विनियमन में शामिल नहीं होगा। यानी कि स्कूलों के प्रावधान में, संचालन में और स्कूलों के विनियमन में कौन सा शामिल नहीं होगा? एसईडी शामिल नहीं होगा। ठीक है। किसका लिए जिम्मेदार होगा? तो सार्वजनिक स्कूलों की प्रणाली के सुधार के लिए और समस्त निगरानी और नीति निर्धारण के लिए जिम्मेदार होगा। अब बात करेंगे स्कूल शिक्षा निदेशालय की, डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसका काम क्या होगा? कि संपूर्ण राज्य की सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली के सेवा प्रावधान और शैक्षिक संचालन की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा निदेशालय की होगी। चीज़ों को हमें की पॉइंट से समझना है। ठीक है। एसईडी के बारे में हमने दूसरा चीज़ समझा और पूरी पूछा है कि संपूर्ण राज्य की सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली के सेवा प्रावधान और शैक्षिक संचालन की जिम्मेदारी किसके पास होगी? तो स्कूली शिक्षा निदेशालय के पास होगी, यानी कि डीएसई के पास होगी। डीएसई के, डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के पास होगी। एसईडी में शामिल कर्मचारी कौन से होंगे? तो डीईओ होगा और बीईओ होगा।
किसमें, एसईडी में शामिल कर्मचारी। स्कूल शिक्षा का वह निकाय केवल निम्न कार्य करेगा: शैक्षिक संचालन का, प्रावधान से संबंधित नीतियों को लागू करने का। स्कूली शिक्षा का यह निकाय जो किसको बारे में बात कर रहा है, डीएसई के बारे में बात। यहाँ पे एसईडी नहीं होगा, ये वाला जो एसईडी लिखा है ना, यहाँ पे डीएसई होगा। क्या होगा, डीएसई होगा। तो डीएसई के अंतर्गत कौन से कर्मचारी शामिल होंगे, तो डीईओ और बीईओ शामिल होंगे। ठीक है, तो डीएसई के बारे में बात कर रहा है कि स्कूल शिक्षा का यह निकाय जो कार्य करेगा, क्या करेगा, शैक्षिक संचालन का और प्रावधान से संबंधित नीतियों को लागू करने का काम करेगा। कौन सा, डीएसई, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण, जिसे क्या कहा जाता है, ट्रिपल एस ए कहा जाता है, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। ठीक है, क्या करेगा, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, ट्रिपल एस ए। राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण, इसका नाम और स्थापना की बात करें तो राज्य केंद्र शासित प्रदेश राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण नाम से एक स्वायत्त राज्यव्यापी निकाय की स्थापना करेंगे। कौन करेगा, राज्य करेंगे। किस नाम से, ट्रिपल एस नाम से। उद्देश्य क्या होगा, तो उद्देश्य होगा निजी, सार्वजनिक और परोपकारी सहित आवश्यक गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए स्थापना किया जाएगा इसका। दूसरा, सभी शिक्षा के लिए सभी चरणों, प्री स्कूल के लिए प्रभावी गुणवत्ता विनियमन तथा मान्यता प्रणाली स्थापित की जाएगी। कारण क्या होगा कि सभी स्कूल कुछ न्यूनतम व्यावसायिक और गुणवत्तापूर्ण मानकों का पालन करते हैं, करेंगे। ठीक है, बुनियादी मानक एसएसए द्वारा निर्धारित है बुनियादी मानकों पर न्यूनतम एकरूपता की स्थापना करेगा, जिसका पालन सभी स्कूलों द्वारा किया जाएगा। तो यह क्या है, बचाव, सुरक्षा, आधारभूत ढांचा, कक्षा और विषय के आधार पर शिक्षकों की योग्यता, वित्तीय ईमानदारी और शासन की उपयुक्त प्रक्रिया, यह चीज़ें उसमें शामिल होंगी जो बुनियादी मानक का निर्धारण किया जाएगा। न्यूनतम एकरूपता की स्थापना किसके द्वारा, राज्य के द्वारा। मानदंडों की रूपरेखा, तो प्रत्येक राज्य के लिए इन मानदंडों की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की जाएगी, तो एससीईआरटी के द्वारा तैयार की जाएगी। मानदंडों की रूपरेखा राज्य के द्वारा किसके द्वारा तैयार की जाएगी, तो एससीईआरटी के द्वारा तैयार की जाएगी। परामर्श क्या होगा, तो एससीईआरटी इसके लिए विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से शिक्षकों, स्कूलों के प्रमुखों से परामर्श करेगा। ठीक है, सार्वजनिक प्रकटीकरण और जवाबदेही क्या रहेगी, यानी कि जो ट्रिपल एस ए बनाया जाएगा तो उसकी सार्वजनिक प्रकटीकरण और जवाबदेही क्या होगी, तो जानकारी का स्रोत ट्रिपल एस ए द्वारा स्व और प्रकटीकरण किया जाएगा। सार्वजनिक प्रकटीकरण ट्रिपल एस ए द्वारा निर्धारित सभी बुनियादी विनियामक सूचनाओं का पारदर्शी सार्वजनिक स्व प्रकटीकरण किया जाएगा। उपयोग, इसका उपयोग सार्वजनिक निगरानी और जवाबदेही के लिए किया जाएगा। कहाँ मुहैया होगी यह जानकारी, तो यह जानकारी स्कूलों द्वारा अपडेट की जाएगी। और ये अपडेट कहाँ पर किया जाएगा, उनके खुद की वेबसाइट पे, और सार्वजनिक रूप से ट्रिपल एस ए द्वारा जो संचालित करता है उस पर उपलब्ध होगी। ठीक है, ये सारी जानकारी स्कूलों की वेबसाइट पर होगी। और किस पे होगी, तो ट्रिपल एस ए के वेबसाइट पे ये सारी जानकारी उपलब्ध होगी। शिकायतों का समाधान कैसे होगा, जो शिकायत मिलेगी तो सार्वजनिक डोमेन में उठाई गई शिकायतों या सार्वजनिक हित से जुड़े हितधारक द्वारा किसी भी शिकायत को एसएसए द्वारा हल किया जाएगा। प्रौद्योगिकी का उपयोग, तो ट्रिपल एस ए के सभी कार्यों में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयुक्त रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। परिणाम क्या होगा इसका, तो ऐसा करने से स्कूलों द्वारा वर्तमान में वहन किए जाने वाले नियामक बोझ में भारी कमी आएगी। ट्रिपल एस एस ए का फीडबैक कैसे प्राप्त किया जाएगा, तो यह फीडबैक एक नियमित अंतराल पर कुछ चयनित छात्रों से ऑनलाइन फीडबैक मंगाया जाएगा। यानी कुछ चयनित छात्र किए गए रहेंगे, उन्हीं से ऑनलाइन फीडबैक मंगाया जाएगा, ताकि नियमित अंतराल पर महत्वपूर्ण सुझाव मिल सके। फीडबैक किससे लेना है, तो चयनित छात्रों से ऑनलाइन फीडबैक मंगाया जाएगा स्कूल से। ठीक है, अब बात करेंगे एस के बारे में। एस का पूरा नाम क्या होता है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। शैक्षिक नेतृत्व क्या होता है सीआरटी का, तो राज्य में अकादमिक मानकों और पाठ्यचर्या सहित शैक्षणिक मामलों का नेतृत्व कौन करता है, तो एससीईआरटी के नेतृत्व में होगा। एससीईआरटी के नेतृत्व में क्या क्या होगा, राज्य में अकादमिक मानकों, पाठ्यचर्या सहित शैक्षणिक मामलों का नेतृत्व कौन करेगा, एससीईआरटी करेगा। ठीक है, जो एक संस्थान के रूप में सुदृढ़ किया जाएगा। परामर्श, एससीईआरटी एनसीईआरटी के साथ परामर्श और सहयोग के लिए व्यवस्था से जुड़ा होगा। यानी एससीईआरटी किससे परामर्श लेगा, तो एनसीईआरटी के साथ परामर्श और सहयोग की व्यवस्था के साथ जुड़ा होगा। स्क्वाफ क्या होता है, तो एससीईआरटी सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के माध्यम से स्क्वाफ तैयार करेगा। क्या तैयार करेगा, स्क्वाफ तैयार करेगा। कौन तैयार करेगा स्क्वाफ, तो स्क्वाफ तैयार करेगा एससीईआरटी। कौन तैयार करेगा, एससीईआरटी तैयार करेगा। किसके परामर्श के माध्यम से, तो सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के माध्यम से तैयार करेगा। स्क्वाफ क्या होता है, तो स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन फार्म फ्रेमवर्क। ठीक है, स्क्वाफ का फुल फॉर्म होता है। संस्थाओं का पुनर्गठन, एससीईआरटी परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया के तहत, किसके तहत, तो परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया के तहत क्या करेगा, तो सीआरसी, बीआरसी,
और डायट जैसे संस्थानों को पुनर्जीवित करने के लिए काम करेगा। तो पुनर्जीवित करने के लिए काम कौन करेगा? तो NSCRT करेगा। कौन कौन सा? CRC का पूरा नाम क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, डायट का डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जैसे संस्थानों को पुनर्जीवित करने का काम करेगा। समय सीमा: SCRT इन संस्थानों को 3 वर्षों के अंदर निश्चित रूप से उनकी क्षमताओं और कार्यों की संस्कृति को बढ़ाकर उत्कृष्टता के जीवन संस्थान के रूप में स्थापित करेगा। प्रमाणन परीक्षा: स्कूल छोड़ने वाले स्तर पर छात्रों की दक्षता के प्रमाणन को प्रत्येक राज्य में प्रमाणन परीक्षा द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। यानी स्कूल छोड़ने वाले स्तर पर छात्रों की दक्षता का प्रमाणन को प्रत्येक राज्य में किसके द्वारा किया जाएगा? प्रमाणन परीक्षा द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा? राज्यों के द्वारा, जो बच्चे स्कूल छोड़ेंगे। जवाबदेही, प्रगति और हितधारक: जवाबदेही प्रतिधारक होल्डर के बारे में बात करें तो जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला तंत्र कौन कौन सा होगा? जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला तंत्र स्कूल, संस्थान, शिक्षक, अधिकारी, समुदाय और अन्य हितधारक को सशक्त बनाने और संसाधनों से परिपूर्ण बनाने का काम कौन करेगा? तो संस्कृत करेगी, संरचनाएं करेंगी और व्यवस्थाएं करेंगी। ये 3 चीज़ें, संस्कृत, संरचनाएं और व्यवस्थाएं, किसको सशक्त बनाने और संसाधनों से परिपूर्ण करने का काम करेगा? तो स्कूलों को, संस्थानों को, शिक्षकों को, अधिकारियों को, समुदायों को और अन्य हितधारक जो हैं उनको सशक्त बनाने का काम संस्कृति, संरचनाएं और व्यवस्थाएं करेंगी, जो इन सब की जवाबदेही भी सुनिश्चित करेंगी। कौन? संस्कृति, संरचनाएं और व्यवस्थाएं। उन किसको? स्कूल को, संस्थानों को, शिक्षकों को, अधिकारियों को, समुदायों को और अन्य हितधारकों को सशक्त बनाएगी, उनके संसाधनों से परिपूर्ण बनाने का काम भी करेगी और इन सब की जवाबदेही भी सुनिश्चित करेगी। उच्चतम स्तर की जवाबदेही: कौन से लोग उच्चतम स्तर की ईमानदारी, पूर्ण प्रतिबद्धता और अनुकरणीय कार्य नीति के साथ अपनी भूमिका निभाने के लिए जवाबदेह होंगे? तो कौन कौन लोग होंगे? तो प्रत्येक हितधारक होंगे और शिक्षा प्रणाली में भागीदार लोग जो होंगे वो क्या करेंगे कि उच्चतर स्तर की ईमानदारी, पूर्ण प्रतिबद्धता और अनुकरणीय कार्य नीति के साथ अपनी भूमिका निभाने के लिए जवाबदेह होंगे। हितधारक के अंतर्गत आने वाले लोग कौन कौन से हैं? तो हितधारक के अंतर्गत विद्यार्थी आता है, शिक्षक आता है, अभिभावक आता है और समाज और समुदाय भी आता है, प्रशासक और नीति निर्माता आता है। यानी कि हितधारक के अंतर छात्र हो गया, शिक्षक हो गया, अभिभावक हो गए, समुदाय और समाज हो गया, प्रशासक और नीति निर्माता हो गया। उपेक्षाएं क्या होती है इनसे, हितधारकों से? तो हितधारकों से उपेक्षाएं यह होती है कि व्यवस्था प्रत्येक भूमिका से क्या उपेक्षाएं होंगी? तो यह स्पष्ट रूप से व्यक्त की जाएंगी। ठीक है, और इन उपेक्षाओं के बक्स पर हितधारकों के काम का मूल्यांकन किया जाएगा। बरकस दिया हुआ, बरकस मतलब जिसे बोलते हैं इच्छा जो रहती है, ठीक है, उसको क्या किया जाए? हितधारकों के काम का मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन और प्रमाणन, बात करेंगे मूल्यांकन और प्रमाणन की। मूल्यांकन की प्रक्रिया: मूल्यांकन प्रणाली जवाबदेही को सुनिश्चित करते हुए विकासोन्मुख रूप से विकसित की जाएगी। यह मूल्यांकन जो होगी क्या होगी? उद्देश्यपूर्ण होगी। टीम वर्क की बात करें तो शिक्षा के लिए टीम वर्क की आवश्यकता होती है, विशेषकर स्कूल स्तर पर। यह भी स्वीकार किया गया जाएगा, ठीक है, कि स्कूल स्तर पे जो होता है अगर टीम वर्क से काम करता है तो विकास की प्रक्रिया बहुत अच्छी देखी जाती है। मूल्यांकन से निष्कर्ष: मूल्यांकन से यह पता चलेगा कि छात्रों की शैक्षिक प्राप्ति में कई हस्तक्षेप होते हैं जिन्हें कई चरों द्वारा देखा जाता है। जैसे इसे केवल सरलीकृत रूप से छात्रों के अंकों से नहीं जोड़ा जाएगा। फीडबैक की बात करें तो प्रदर्शन की जानकारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिक्रिया और मूल्यांकन के कई स्तर होंगे। पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि यह विकास, प्रदर्शन, जवाबदेही प्रणाली उच्चतम स्तर की अखंडता के साथ हो, या व्यवस्थित रूप से हो, अंक नियंत्रण में रहते हुए समुचित रूप से अपना काम करें। मूल्यांकन और प्रमाणन: सार्वजनिक और निजी स्कूलों का मूल्यांकन और प्रमाणन समान मापदंड, बेंचमार्क और प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाएगा, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन सार्वजनिक प्रकटीकरण आप पर आधारित होंगे। गैर शामिल स्कूल: इनमें किन स्कूलों को शामिल नहीं किया गया? यानी गैर शामिल स्कूल किसे कहा जाता है? जिनमें किन स्कूलों को शामिल नहीं किया गया है? मूल्यांकन की जो बात होती है तो जो स्कूल केंद्र द्वारा प्रबंधित हैं, जो केंद्र द्वारा सहायता प्राप्त हैं और जो केंद्र द्वारा पंजीकृत किए गए स्कूल जो हैं वह इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। यानी कि SCRT में कौन से स्कूल प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे? तो SCRT द्वारा यानी राज्य सरकार द्वारा, केंद्र शासित द्वारा जो स्कूल चालित किए जाते हैं तो उन स्कूलों में केंद्र द्वारा प्रतिबंधित स्कूल, सहायता प्राप्त स्कूल और रजिस्टर्ड स्कूल जो हैं वह इस SCRT के सिस्टम में शामिल नहीं होंगे। अब बात करेंगे सार्वजनिक प्रकटीकरण और MAS और SAS के बारे में अब अध्ययन करेंगे, ठीक है। प्रकटीकरण का उद्देश्य क्या होता है? तो यह व्यवस्था किसी उद्देश्य से की जाएगी ताकि सार्वजनिक हित वाले और निजी स्कूलों को प्रोत्साहित किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किस तरह की बाधा उत्पन्न न हो। प्रकटीकरण की सूचना क्या है? सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों की कौन सी सूचनाएं स्कूल की वेबसाइट और SSA की वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी? तो कर्मचारियों की संख्या,
छात्रों, शिक्षकों और कक्षाओं का जो सर्वेक्षण होगा उसका जानकारी इस निजी दोनों सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों की वेबसाइट सूचनाओं पर और SSSA की वेबसाइट पर भी सार्वजनिक की जाएगी। और पढ़ाए जाने वाले विषय भी सार्वजनिक किए जाएंगे। कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं उसको सार्वजनिक किया जाएगा। कोई शुल्क अगर लिया जा रहा है तो उसको सार्वजनिक किया जाएगा, जैसे शुल्क हो गया, नेशनल अचीवमेंट सर्वे हो गया और स्टेट अचीवमेंट सर्वे हो गया, इनको उस पर शामिल किया जाएगा। पाँचवां, मास और सास जैसे मानकीकृत मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों के समग्र परिणाम नामित किए जाएंगे। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि किस मानकीकृत मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों के समग्र प्रमाण परिमाण परिणाम जो हैं वो नामित किए जाएंगे, तो मास और सास के आधार पर। मास नहीं होगा यहाँ पे, नास होगा, नेस। ठीक है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, यहाँ पे एन नास होगा या AS होगा, ये मास मास लिखा हुआ नहीं होगा। नेशनल अचीवमेंट सर्वे और स्टेट अचीवमेंट सर्वे होगा। ठीक है, नास और सास जो है सरकारी स्कूलों के छात्रों साथ साथ निजी स्कूलों के छात्रों को भी इस मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा। राज्य को राज्य को भी किसका संचालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, तो SAS राज्य को संचालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। SAS किस पर आधारित होंगे, तो राज्य के अपने स्वयं के प्रश्न बैंक पर आधारित होंगे, यानी सास किस पे आधारित होंगे, तो राज्य के अपने स्वयं के प्रश्न बैंक पर आधारित होंगे। अब देखते हैं यहाँ पे नास के बारे में, नेशनल अचीवमेंट सर्वे और NNTT के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्या करा कि समय समय पर पहुँच, समय समय पर प्रणाली की आवधिक जांच पड़ताल के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, तो समय समय पर प्रणाली की आवधिक जांच पड़ताल के लिए नास का उपयोग किया जाएगा। जैसे राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण नास का, नेशनल अचीवमेंट सर्वे के आंकड़ों पर आधारित सूचनाओं का। दूसरा, छात्रों के सीखने का स्तर पता NSA द्वारा लगाया जाएगा। NSA का संचालन कौन करेगा, तो NAS का संचालन प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख करेगी। और दूसरा, अन्य सरकारी नियुक्तियां जैसे NCERT के साथ उपयुक्त सहयोग के साथ करेगी। NNTT क्या है, तो NNTT के बारे में बात करें तो CBSE MHRD के परामर्श से सभी शैक्षणिक संस्थानों को नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी, NNTT का फुल फॉर्म क्या होगा, नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी के रूप में लेखा परीक्षा और समान प्रकटीकरण मानकों के अनुसार माना जाएगा। यदि कोई अधिशेष हो तो उसका पुनर्निवेश शैक्षिक क्षेत्र में ही किया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो सुधार का आधार, सुधार का आधार क्या होगा, पिछले दशक में प्राप्त की गई सीख और अनुभवों के आधार पर सुधार के लिए किसका उपयोग किया जाएगा। पहला, स्कूल विनियमन प्रमाणन और शैक्षिक लक्ष्यों का। दूसरा, विनियामक ढांचे और सुगम प्रणाली का। क्या हो जाएगा, अनुभवों के आधार पर उपयोग किया जाएगा। ठीक है, पिछले समय में जो घटनाएं घटी उसके आधार पर। दूसरा, सुधार का उद्देश्य है क्या है, सुनिश्चित करना होगा, तो सुधार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्र विशेष रूप से सुविधाओं से वंचित तबकों के छात्रों को उच्चतर गुणवत्ता और समतापूर्ण स्कूली शिक्षा मिले। शिक्षा 3 वर्ष की आयु से लेकर उच्चतर माध्यमिक ग्रेड 12 तक बिल्कुल मुफ्त और अनिवार्य हो। खेल के मैदान का विस्तार, ठीक है, और खेल के मैदान का विस्तार कहाँ पे किया जाएगा, तो शहरी क्षेत्र में किया जाएगा। खेल के मैदान का विस्तार कहाँ पे किया जाएगा, शहरी क्षेत्र में किया जाएगा। सार्वजनिक स्कूल शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या होगा, तो सार्वजनिक स्कूल शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य होगा उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा प्रणाली में सुधार का आधार और उद्देश्य, सुधार का आधार किसका उपयोग किया जाएगा, तो यह हमने देख लिया कि पिछले दशक में प्राप्त सीख के आधार पर सुधार करने के लिए निम्न का उपयोग किया जाएगा, स्कूल विनियामक प्रमाणन और शैक्षणिक लक्ष्यों का, विनियामक ढांचे और सुगम प्रणाली का। मूल्यांकन प्रक्रिया और परिणाम का उपयोग, मूल्यांकन से सहायता, यह सब किन किन वर्गों को सहायता करेगा मूल्यांकन, तो इन्हें निम्न को सहायता मिलेगी। पहला, डेटा विश्लेषण और दूसरा मूल्यांकन की प्रक्रिया को सहायता। मानकीकृत सास और नास शामिल छात्र कौन होंगे, तो इस मूल्यांकन में सरकारी स्कूल के छात्रों के साथ साथ निजी स्कूल के छात्र भी शामिल होंगे। राज्य की पहल, राज्य को स्टेट अचीवमेंट सर्वे का संचालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सास का आधार, सास राज्य के अपने स्वयं के प्रश्न बैंक पर आधारित होंगे। पॉइंट हो चुका है पहले, दोबारा रिपीट हो रहा है, देख लेते हैं। ठीक है, तो नास को जारी रखना, तो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की स्थापना तक नास को NCERT जारी रख सकता है। नहीं, नास को जारी कौन रखेगा, तो नास को जारी रखने का काम कौन करेगा, NCERT करेगा। कब तक, जब तक परख स्थापित नहीं कर दिया जाता है। परिणामों का उपयोग, सार्वजनिक प्रकटीकरण, परिणामों का उपयोग निम्न उद्देश्य से किया जाएगा। विकास के उद्देश्य के लिए, स्कूल शिक्षा प्रणाली के निरंतर सुधार के लिए। सार्वजनिक प्रकटीकरण, इनके परिणामों को विद्यार्थियों की पहचान को उजागर किए बिना स्कूलों में सार्वजनिक किया जाएगा। ठीक है, तो यह था हमारा NP का 8वां चैप्टर। ठीक है, 8वां चैप्टर, तो इससे बहुत सारे पॉइंट्स आपका कवर हुआ होगा, चीज़ें समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, धन्यवाद।